अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। जगदीश की आंख खुली तो फिजा में खून की बढ़ चुकी थी और मशरक से तुलू होते हुए सूरज की ताज़ा दम किरणें थकी मांदी रात को अलविदा कह रही थी। लेकिन गुज़िश्ता रात शुरू होने वाला उनका ये कठिन सफ़र अभी तक जारी था। उनकी ताकतवर जीप देवहेकल पहाड़ों के दरमियान सहमी हुई सड़क पर सुस्त रफ्तारी से अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा थी। जगदीश ने ताहद्दे नज़र फैले हुए कुदरती मनाजिर की दिलकशी आंखों में समेटते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठे अपने अकलौते हमसफ़र लक्ष्मण की जानिब देखा, जिसका चेहरा हस्बे मामूल बिल्कुल सपाट और लब किसी इस्म का विर्द कर रहे थे। अभी कितना सफ़र बाकी है लक्ष्मण? 15-20 मिनट बाद हम अपनी मंजिल पर होंगे। जगदीश के लहजे में छुपी उकताहट को महसूस करते ही लक्ष्मण पूरे सफ़र के दौरान में पहली मर्तबा मुस्कुराया था। हिम्मत है तुम्हारी कि सारी रात इस दुश्वार गुजार रास्ते पर जीप दौड़ाते रहे हो, जबकि मुझे तो सड़क की दोनों जानिब मुंह खोले गहरी खाइयों को देख देख कर मारे खौफ के पसीना आ रहा था। जगदीश ने उसे शानदार ड्राइविंग पर भरपूर दाद दी थी। हौसला अफजाई का शुक्रिया। वैसे बताता चलूं कि मैं इन रास्तों पर सफ़र करने का आदी हूँ, शायद इसीलिए अंदर का खौफ भी मर चुका है। आप यूँ समझें कि इन बुलंद पहाड़ों ने मुझे अपने बेटे की तरह पाला है। हमारा गांव भी रूपनगर के करीब ही है, मैं वहीं पैदा हुआ था। अब तो इस इलाके में काफ़ी तरक्की हो गई है। हमारे बचपन में तो सड़कों और गाड़ियों का नामो निशान तक नहीं था, सिर्फ खच्चर और घोड़े ही इन नाहमवार दुश्वार गुजार रास्तों पर आमदोरफ्त का वाहिद जरिया हुआ करते थे। खैर छोड़ें आप, ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है। आप सुनाएं, रात कैसी गुजरी? लक्ष्मण ने मौजू बदलते हुए पूछा। मैं तो रात भर खूब मज़े से सोया, बल्कि हैरत है कि हिचकोले खाने के बावजूद भी आंख नहीं खुली। इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं। दरअसल रवानगी से कबल मैंने आपके जूस में नींद की दवा मिला दी थी। लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए उसकी गलतफहमी दूर कर दी थी। मगर क्यों? जगदीश बेख्तियार चौंका। राजा साहब का हुक्म था। वजह? ताकि सफ़र की तवालत आपको बोर न कर दे, लक्ष्मण ने जवाब दिया। तो क्या यहाँ आने वाले हर मेहमान के साथ यही नुस्खा आजमाया जाता है? जगदीश ने उसकी बात सुनकर सर हिलाते हुए पूछा। यहाँ मेहमान बहुत कम आते हैं, यूँ समझे कि ना होने के बराबर लोग आए होंगे मेरी पूरी मुलाजमत के दौरान। फिर इससे कबल कि वो मजीद कुछ पूछता, जीप ने एक देवकामत पहाड़ के गिर्द चक्कर लगाते हुए दाएं जानिब मोड़ काटा तो कुछ फासले पर दिखाई देने वाली सियाह पत्थरों से बनी किलानुमा इमारत ने पहली मर्तबा नजर पड़ते ही जगदीश को अपने शहर में जकड़ लिया। ये कौन सी इमारत है? उसने हैरत और इश्तियाक से पूछा। हमारी मंजिल, लक्ष्मण ने मुख्तसर जवाब दिया और दोबारा खामोश हो गया। जूं जूं वो लोग इमारत के करीब पहुंचते जा रहे थे, कशिश के साथ साथ उसकी वहशत भी बढ़ती चली जा रही थी। बस बाबूजी, जीप इससे आगे नहीं जा सकती। लक्ष्मण की आवाज़ ने उसे ख्यालात के भंवर से खींच निकाला था। हवेली और सड़क के दरमियान खाई पर मौलक पुल काफ़ी कमज़ोर है, वो जीप का बोझ नहीं सहार सकेगा, इसलिए आपको पैदल ही मेन गेट तक जाना होगा। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। जगदीश ने इस बात में सर हिलाया और अपना अकलौता सफरी बैग कांधे पर लटकाकर लकड़ी से बने उस छोटे से खस्ता पुल की जानिब बढ़ने लगा था, जो सड़क के आखिरी कोने और इमारत के मेन गेट के दरमियान आमदोरफ्त का वाहिद रास्ता था। पुल पार करते ही उसने धड़कते दिल के साथ हवेली के आहिनी गेट पर दस्तक दी। अभी चंद सेकंड ही गुजरे थे कि एक तेज गुर्राहट सुनाई दी और फिर गेट के सतून पर बैठी एक काली बिल्ली ने जगदीश पर हमला कर दिया। लेकिन इससे कबल कि वो उस अचानक नाजिल होने वाली आफत से बचने की कोशिश करता, बिल्ली का नोकीला पंजा उसकी गर्दन को निशाना बनाने में कामयाब हो चुका था। हमला इतना अचानक था कि जगदीश कुछ सोचे समझे बगैर ही हवास बाख्ता होकर तेजी से वापस पलटा और पीछे पड़े पत्थर से ठोकर खाकर मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरने से उसका सर एक नोकीले पत्थर से जा टकराया था, जिसके नतीजे में उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। जगदीश ने सर झटककर दोबारा उठने की कोशिश की, मगर जहन पर छा जाने वाली तारीकी ने शफाफ मनाजिर को धुंधलाकर उसे ज़मीबोस होने पर मजबूर कर दिया था। रूपनगर के इन अजनबी रास्तों पर जगदीश की मौजूदगी की वजह अखबार में शाया होने वाला वो इश्तिहार था, जिसमें पुरकशिश तनख्वाह और दीगर मराहत के साथ साथ
एक हाउसकीपर की आसामी के लिए दरख्वास्तें तलब की गई थी। पीओ बॉक्स के एड्रेस पर दरख्वास्त अरसाल करने के चंद रोज बाद ही जगदीश को शहर के मशहूर 5 स्टार होटल में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, जहां एक खुशपोश उधेड़ उम्र आदमी उसका मुंतजिर था। मुख्तसर इंटरव्यू में कामयाबी के बाद जगदीश की तकर्रुरी के बारे में उस शख्स ने सिर्फ एक शर्त रखी थी कि वो इस मुलाजमत का जिक्र किसी से नहीं करेगा। शर्त बज़ाहिर निहायत मामूली थी, चुनाचे उसने फौरन हाँ कर दी। जवाबन उधेड़ उम्र शख्स ने ब्रीफ केस खोलकर एक लिफाफा निकाला और जगदीश की जानिब बढ़ाते हुए बोला, इसमें कुछ एडवांस और वो तमाम हिदायत हैं जिन पर तुम्हें अमल करना होगा, लेकिन याद रहे गद्दारी की सज़ा मौत हुआ करती है। तुम जहां भी जाओगे हमारी नज़रों के सामने रहोगे। इस वार्निंग का मकसद तुम्हें खौफजदा करना नहीं, सिर्फ सूरत हाल से आगाह करना है। उम्मीद है तुम बुरा नहीं मनाओगे। जी बेहतर। हाथों में बहुत से बड़े नोटों की गर्मी महसूस करते ही जगदीश के पास कहने के लिए उन 2 अल्फाजों के सिवा कुछ बचा ही ना था। चुनाचे मुकाबिल की हर बात पर असबात में सर हिलाने के बाद वो घर लौट आया। अपने कमरे में पहुंचकर उसने लिफाफा खोला तो उसमें कड़कते नोटों के हमरा एक हिदायतनामा भी मौजूद था, जिसके मुताबिक 3 रोज बाद उसे मुजव्वज़ा ट्रेन से राजकोट पहुंचना था, जहां उसका इस्तकबाल लक्ष्मण नामी ड्राइवर ने करके उसे रूपनगर में राजा बहादुर सिंह तक पहुंचाना था। लेकिन दौरान सफ़र उसे लक्ष्मण से किसी किस्म के सवाल की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी गई थी। अपने हालात बदलने और सुनहरी ख्वाबों की ताबीर हासिल करने के लिए उसे ये मुलाजमत हर हाल में हासिल करना थी। चुनाचे उसने रूपनगर जाने का हतमी फैसला कर लिया और तीसरे रोज़ मुकर्ररा ट्रेन के ज़रिए राजकोट रवाना हो गया। यही उसकी ज़िंदगी के उस अछूते सफ़र का मुख्तसर पस मंज़र था। जाने किस वक्त उसे होश आया तो वो एक खूबसूरत कमरे में गुदास बिस्तर पर मौजूद था। कुछ देर खाली नज़रों से छत को घूरने के बाद उसने दाएं जानिब चेहरा घुमाया तो सामने मौजूद ज़ईफ़ अफराद को देखते ही उसे माजी के वाक़यात याद आने लगे। शुक्र है तुम्हें होश आ गया है, वरना हम तो बहुत परेशान हो गए थे, उनमें से एक शख्स ने इत्मीनान की सांस लेते हुए कहा। अब बेफिक्र रहें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जगदीश ने कराह कर उठने की कोशिश की। अरे उठो नहीं, तुम सुकून से लेटे रहो। मैं राजा बहादुर सिंह हूँ और ये मेरा खास साथी सुखविंदर है। मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलवाया है। राजा बहादुर ने अपना और पास खड़े मुलाजिम का तारुफ करवाया। मुझे अफसोस है कि मेरे आते ही आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल दरवाजे पर दस्तक देते ही एक काली बिल्ली ने मुझ पर हमला कर दिया था। मैं हड़बड़ाकर पीछे हटा तो पांव फिसल गया और सर पत्थर से जा टकराया। जगदीश के लहजे में शर्मसारी थी। कोई बात नहीं नौजवान, शुक्र है कि तुम्हें कोई गहरी चोट नहीं आई। वैसे वो हमारी पालतू बिल्ली है, किसी को तंग नहीं करती, लेकिन मुझे हैरत है कि जाने क्यों तुम्हें देखते ही उसने हमला कर दिया। राजा ने शफकत भरे लहजे में कहा और फिर चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद वो दोबारा बोले, आज मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, तुम भी आराम करो। कल नाश्ते की मेज़ पर मुलाकात होगी। और हाँ, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो शर्माना मत। सुखविंदर हर वक्त तुम्हारी खिदमत के लिए मौजूद रहेगा। ये कहकर राजा कुर्सी से उठे और कमरे से बाहर निकल गए। वो सारा दिन साहब ने सोकर गुजारा। सफ़र की थकान उतरी तो बिल्कुल हशाश बशाश हो गया। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर उसकी मुलाकात दोबारा राजा बहादुर सिंह से हुई तो उन्होंने उसी शफकत का मुजाहरा किया, मगर साफ महसूस हो रहा था कि उनकी आंखों में गहरा इज़्तिराब था। क्या आप इस हवेली में अकेले रहते हैं? जगदीश ने चाय का घूंट हलक से उतारते हुए पूछा। बस यूं ही समझ लो, राजा साहब ने जवाब दिया। और बीवी बच्चे? मैंने शादी नहीं की। इतनी जायदाद और वसाइल होने के बावजूद आप तन्हा हैं? उसने हैरत से पूछा। दौलत हर मसले का हल नहीं होती मेरे बच्चे। बास दुख इंसान को अंदर से इस कदर खोखला कर देते हैं कि बैरूनी दुनिया की रंगीनी उनका मदावा नहीं कर सकती। मैं भी किसी ऐसे ही कर्ब में मुब्तला हूँ। राजा बहादुर सिंह एक निहायत महज़्ज़ब इंसान थे, लेकिन उनकी अक्सर बातें जगदीश की समझ से बालातर थी। नाश्ते से फारिग होते ही वो दोनों हवेली के खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए इमारत के अक़ब में वाक़े वसीओ अरीज़ बागीचे में आ गए और राजा साहब देर तक उसे अपने अजदाद की कहानियाँ सुनाते रहे। दूसरे रोज़ काम का बाकायदा आगाज़ हो गया। राजा साहब अपनी हवेली के अक़बी हिस्से में इलाके के बच्चों के लिए खूबसूरत स्कूल की इमारत तामीर करवा रहे थे, जबकि जगदीश को
इस काम की निगरानी का हुक्म दिया गया था। राजा साहब ने मजदूरों का इंतजाम भी गिरदो नवाह से किया था और इमारत की तामीर के लिए बुनियादों की खुदाई हो रही थी। राजा साहब की यह महलनुमा हवेली वसी रकबे पर फैली हुई थी। इमारत के अकबी हिस्से में पुरानी हवेली का एक खंडरनुमा हिस्सा भी मौजूद था, जिसे मुद्दतों पहले राजा साहब के अजदाद इस्तेमाल किया करते थे। एक रोज शाम ढले जगदीश काम खत्म करवाने के बाद चहलकदमी करता हुआ खंडर की जानिब आ निकला। वो उस कदीम इमारत के बचे कुचे आसारे इमारत की असल बनावट का अंदाजा लगा रहा था कि अचानक एक निस्वानी आवाज कानों में पड़ते ही बुरी तरह चौंक पड़ा। ये आवाज किसी नौजवान लड़की के गुनगुनाने की थी और इस कदर शीरीं थी कि जगदीश बेख्तियार खींचता चला गया। वो खंडर की खस्ता हाल राहदारी में किसी मामूल की तरह आगे बढ़ता चला जा रहा था। कुछ ही देर बाद वो एक ऐसे रोशनदान के सामने मौजूद था जो वहां मौजूद तहखाने में हवा की आमदोरफ्त के लिए बनाया गया था। आवाज उसी तहखाने से आ रही थी। उसने करीब पहुंचकर रोशनदान के अंदर झांका तो हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि तहखाने में एक नौजवान लड़की फर्श पर बैठी हुई थी। जगदीश उसे देखते ही उलझन का शिकार हो गया था, क्योंकि उसकी मालूमात के मुताबिक पूरी हवेली में औरत नाम की कोई मखलूक मौजूद नहीं थी। कैसे हो जगदीश? जैसे ही लड़की की नज़र जगदीश पर पड़ी, वो यूं मुस्कुराकर मुखातिब हुई जैसे मुद्दतों से उसे जानती हो। दूसरी जानिब जगदीश एक अजनबी लड़की की जुबान से अपना नाम सुनते ही सटपटा कर रह गया था। बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। चंद कदम के फासले पर एक छोटा सा कमरा है जिसमें से सीढ़ियां तहखाने में आती हैं। उसकी बात सुनकर जगदीश धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ा और सीढ़ियां उतरकर तहखाने में जा पहुंचा। कमरे में जा बजा पुराना सामान बिखरा हुआ था और बाएं दीवार के पास वो लड़की जमीन पर बैठी थी। लड़की का हसीन चेहरा देखते ही जगदीश मारे हैरत के पलके झपकाना भूल चुका था। उस महाजबी ने अपना सारा जिस्म सियाह चादर से लपेट रखा था, लेकिन चेहरा खुला था। जगदीश अभी उससे बात करने के लिए अल्फाज ढूंढ ही रहा था कि लड़की के पांव में बंधी मजबूत जंजीर देखकर उसे हैरत का एक और शदीद झटका लगा। जंजीर का दूसरा सिरा दीवार के साथ नस्ब कुंडे से बंधा हुआ था। तो क्या इस लड़की को यहाँ कैदी बनाकर रखा गया है? जगदीश अब इस बात पर गौर कर रहा था कि लड़की की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। तुम यकीनन राजा बहादुर सिंह की हवेली में नए आए हो? हाँ, मगर तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो? जगदीश ने सर से पांव तक घूरते हुए उसकी जवानी को खराज तहसीन पेश किया था। मेरा नाम रूपा है, तुम मुझे दोस्त समझ सकते हो। ये कहते ही लड़की तहखाने के बाहर हल्की सी आहट पर चौंक कर बोली, इस वक्त तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं, तुम फौरन वापस लौट जाओ और अगर दोबारा मुझसे मिलना चाहो तो आधी रात के बाद आना। लेकिन याद रहे, मुझसे मुलाकात का जिक्र राजा साहब से हरगिज मत करना, वरना किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। लेकिन इस वक्त तुम्हारा यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है, बाकी बातें फिर पूछ लेना। अभी तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ। रूपा ने उसकी बात काट कर कहा तो जगदीश रात को दोबारा आने का वादा करके तेजी से वापस लौट गया। रूपा से मुख्तसर मुलाकात में जगदीश को इतना अंदाजा तो हो गया था कि जरूर कोई राज है, मगर वो है कौन, उसे कैसे जानती है और किस जुर्म की पादाश में सजा काट रही है, ये सवालात उसे चैन नहीं लेने दे रहे थे। रात के खाने के बाद वो अपने कमरे में पहुंचा तो उसे एक पल सुकून नहीं आ रहा था। चुनाचे उसने रूपा से दोबारा मिलने का फैसला किया और बिस्तर में घुसकर आधी रात होने का इंतजार करने लगा। रात 12 बजे के बाद जगदीश हवेली की मरकजी इमारत से बाहर आया तो मौसम अब्र आलूद था। हवेली में मुस्तकिल मुलाजिमीन की तादाद वैसे भी कम थी, इसलिए वो सुकून से चलता हुआ खंडर की जानिब बढ़ा और तहखाने की सीढ़ियां उतरता रूपा के सामने जा पहुंचा। मैं कब से तुम्हारी मुंतजिर थी, बहुत देर कर दी तुमने आने में, रूपा उसे देखते ही बेताबी से बोली। तो जगदीश रोबोट की तरह चलता हुआ उसके करीब जा खड़ा हुआ। खड़े क्यों हो, आओ मेरे करीब बैठो। जवाबन जगदीश असबात में सर हिला के आगे बढ़ा और उसके पास जमीन पर बैठ गया। चराग की मध्यम रोशनी में रूपा बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसने सुर्ख रंग की साड़ी पहन रखी थी और वो निहायत पुरकशिश दिखाई दे रही थी। रूपा के हुस्न की रानाइयां देखकर जगदीश महव होकर रह गया था। वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि वीराने में इतनी हसीन लड़की भी मिल सकती है। कुदरत ने रूपा को अपने हाथों से तराशा था। जगदीश उसके शहर में डूब कर रह गया था।
फिर अचानक रूपा के होंठ थरथराए और वो उसकी जानिब देखते हुए बोली, मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। मैं खुद भी तुमसे मिलने के लिए बेताब था। जगदीश की बात सुनकर उसके तराशीदा होंठों पर दिल फरेब मुस्कुराहट फैल गई। यूं महसूस हो रहा था जैसे कायनात का सारा हुस्न उसके चेहरे पर सिमट आया हो। वो दोनों बहुत देर तक बैठे बातें करते रहे। इसी दौरान रूपा ने इंकिशाफ किया कि राजा बहादुर सिंह उसका चचा है और निहायत जालिम आदमी है। रूपनगर की यह हवेली मेरे पिता की मलकियत थी, जिस पर राजा बहादुर ने उनके मरते ही कब्जा जमा लिया था और अपने हक की आवाज़ बुलंद करने पर रूपा को इस तहखाने में बंद कर दिया था। लेकिन तुम मुझे कैसे जानती हो? जगदीश ने उसकी बात सुनकर पूछा। हवेली में मेरे चंद वफादार मुलाजिम भी मौजूद हैं जो मुझे वहां होने वाली हर बात की इत्तला देते रहते हैं, और मुझे यकीन है कि राजा बहादुर ने तुम्हें अपने किसी खास मकसद के हुसूल के लिए रूपनगर में बुलाया होगा, और फिर मतलब पूरा होते ही तुम्हें भी पहले बुलाए जाने वाले मुलाजमीन की तरह कत्ल करके इसी हवेली के किसी वीरान हिस्से में दफन कर दिया जाएगा। रूपा ने यह राज यूं बयान किया था जैसे उसके लिए मामूल की बात हो, लेकिन इस खबर ने जगदीश की रगों में दौड़ता खून मुंजमद कर दिया था, और एक लम्हे के लिए उसका दिल चाहा था कि वो अभी चुपके से हवेली छोड़कर शहर वापस भाग जाए। रूपा उसे अपने खानदान के बारे में बताना चाह रही थी, मगर जगदीश तो सिर्फ उसी के बारे में जानने का ख्वाहिशमंद था जिसने उसके दिल का करार लूट लिया था। तुमने अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया, इतनी भी जल्दी क्या है? धीरे धीरे तुम पर खुद ब खुद सब राज खुलते चले जाएंगे, रूपा ने मुस्कुराकर कहा। क्या इस दुनिया में राजा बहादुर के अलावा तुम्हारा कोई नहीं है? नहीं, रूपा के लहजे में उदासी थी। फिर वो उसे उम्मीद भरी नज़रों से देखते हुए बोली, लेकिन अब तुम मिले हो तो एहसास हो रहा है कि मेरी तन्हाई दूर हो जाएगी। जगदीश उसकी बात का मफहूम समझकर खुशी से झूम उठा था। उसे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा था। पहली ही मुलाकात में वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी हद तक बेतकल्लुफ़ हो चुके थे। इस दौरान जगदीश ने भी उसे अपने बारे में सब कुछ बता डाला था। वो दोनों बहुत देर तक बैठे बातें करते रहे। रात करीबन गुजर चुकी थी, अब वापस जाना ज़रूरी था, क्योंकि उन्हें इस मुलाकात को राजा से हर सूरत खुफिया रखना था। चुनाचे वो ना चाहते हुए भी अपनी जगह से वापसी के लिए उठा तो रूपा उसे अलविदा कहने के लिए कमरे में उस हद तक आई जहां तक उसके पांव से बंधी जंजीर ने इजाज़त दी। बवक्ते जुदाई रूपा ने उसे प्यार भरी नज़रों से देखा और पुरुमीद लहजे में बोली, कल फिर आओगे ना? अगर तुम बुलाओगी तो ज़रूर आऊँगा। ज़रूर आना, मगर रात की तारीकी में। मैं शिद्दत से तुम्हारी मुंतज़िर रहूँगी। जवाबन जगदीश ने मुस्कुराकर सर हिलाया और वापस अपने कमरे में लौट आया। अगले दिन का सूरज तुलू हुआ तो वो फिर से रूपा से मिलने के लिए रात का इंतज़ार करने लगा। उसका दिल काम में नहीं लग रहा था, मगर वो खुद को मसरूफ़ रखना चाहता था ताकि किसी को उनकी खुफिया मुलाकातों की भनक भी न पड़ सके। जैसे तैसे दिन गुजरा तो वो सारे शाम ही खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। राजा बहादुर सिंह उन दिनों किसी दूसरे शहर में गए हुए थे, जिसके बायस उसे कोई ख़ास मसरूफियत भी नहीं थी। रात को मुकर्ररा वक्त पर फिर जगदीश रूपा से मिलने के लिए तहखाने में पहुंच गया। रूपा ने उसका निहायत पुरतपाक अंदाज में इस्तकबाल किया। आज उसकी नवाजिशें जगदीश पर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। उसने जगदीश के लिए अपने वफादार मुलाजिम के ज़रिए अनवा व इक़साम की चीज़ें खाने के लिए मंगवा ली थी और निहायत मोहब्बत से उसे खुद अपने हाथों से खिला रही थी। रूपा जगदीश की ज़िंदगी में आने वाली पहली औरत थी और वह खुद भी उसे बहुत पसंद करने लगा था। लेकिन इस मुलाकात के दौरान एक बात वो खुसूसी तौर पर महसूस कर रहा था। रूपा ने खुद अभी तक कुछ भी नहीं खाया था। तुम क्यों नहीं खा रही हो? वो पूछे बिना ना रह सका। मेरी तबीयत कुछ ख़राब है, इसलिए आजकल सिर्फ दूध पर ही गुजारा कर रही हूँ, रूपा ने जवाब दिया तो जगदीश ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ दूध का गिलास उसके होंठों से लगा दिया तो वो चुस्कियाँ लेने के से अंदाज में दूध पीने लगी। जगदीश को उसके दूध पीने का अंदाज कुछ अजीब सा लगा था, मगर उसने कुछ कहना मुनासिब न समझा। दूध का गिलास खाली करने के बाद रूपा ने उसकी जानिब फिदा हो जाने वाली नज़रों से देखा। तुम्हें पाकर मैं अपना हर दुख हर दर्द भूल गई हूँ जगदीश, काश हम हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रह सकते। रूपा के आखिरी जुमले में छुपा दर्द महसूस करते ही जगदीश बेचैन सा हो गया। उन दोनों के दरमियान ये तीसरी मुलाकात थी, लेकिन यूं लग रहा था जैसे सदियों से एक दूसरे को जानते हों। रूपा की गुदास बाहें जगदीश की गर्दन के गिर्द हाइल थीं और उसके वजूद से उठने वाली भीनी भीनी खुशबू जगदीश को पागल किए चले जा रही थी।
اس کے انداز میں اتنی وارفتگی تھی جیسے آج اپنا سب کچھ دان کر دینے کا فیصلہ کر بیٹھی ہو۔ اس کی آنکھوں میں گلابی ڈورے تیرنے لگے تھے اور وہ جگدیش کی زبان سے اقرار محبت سننے کے لیے بے قرار دکھائی دے رہی تھی۔ روپا، میں ایک مفلس آدمی ہوں جبکہ تم ایک بہت بڑی جاگیر کی مالک ہو۔ تم میرے ساتھ خوش نہیں رہ سکو گی۔ محبت دولت کی محتاج نہیں ہوا کرتی جگدیش۔ جب میں اپنا سب کچھ کھو کر اس قید خانے میں رہ سکتی ہوں تو تمہارے ساتھ کیوں نہیں؟ اس کی یہ دلیل کافی دمدار تھی جسے سن کر جگدیش یکدم خاموش ہو گیا۔ روپا کے قرب نے اسے واقعی دیوانہ سا بنا دیا تھا، لیکن اسے اپنے حالات کا بھی بخوبی اندازہ تھا۔ ویسے بھی فی الحال وہ راجہ بہادر سے دشمنی مول لینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ جگدیش، تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلے جاؤ گے؟ وہ جیسے اس کے دل کا حال پڑھ رہی تھی۔ میں بہت غریب آدمی ہوں، لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھائیں گے کہ میں نے تم سے دولت کے لالچ میں شادی کی ہے اور اب تم سے اپنی محبت کی قیمت وصول کر رہا ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تم ایک خوددار آدمی ہو، اس لیے میں تمہاری عزت پر حرف نہیں آنے دوں گی۔ میں تمہیں دولت کے حصول کا ایک ایسا طریقہ بتاؤں گی جس سے تم بہت مالدار بن جاؤ گے اور تم پر کسی کا کوئی احسان بھی نہیں ہوگا، لیکن ڈرتی ہوں کہ کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ ایسا کون سا طریقہ ہے؟ کھل کر بات کرو۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوں۔ جگدیش کا اشتیاق بڑھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں وہ طریقہ بتا دیتی ہوں، مگر وعدہ کرو یہ راز کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ تم مجھ پر مکمل بھروسہ کر سکتی ہو۔ جگدیش پرجوش لہجے میں بولا تو روپا چند لمحے توقف کے بعد دھیمے لہجے میں کہنے لگی، یہ راز میرے پتا نے مجھے مرنے سے پہلے بتایا تھا، لیکن یہ آسان کام نہیں ہے۔ اگر تم کسی طرح سانپ کا من کا حاصل کر لو تو دولت کا حصول تمہارے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ میں سمجھا نہیں۔ من کا لفظ سن کر جگدیش نے حیرت سے کہا، دنیا میں پائے جانے والے سانپوں میں سے ایک خاص قسم اجگر بھی ہے۔ جب کوئی اجگر سانپ 300 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو خود کو امر کرنے کے لیے من کا حاصل کر لیتا ہے، جسے وہ اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ اس کے بعد اندھیری راتوں میں جب اجگر مست ہوتا ہے تو کسی ویران مقام پر جا کر تنہائی میں منکے کو منہ سے باہر اگل دیتا ہے اور پھر اسے خوب جی بھر کر کھیلتا ہے اور دل بھر جانے کے بعد من کا دوبارہ اپنے منہ کے اندر رکھ لیتا ہے۔ روپا نے منکے کے بارے میں تفصیل بتائی تو جگدیش اس کی بات سمجھ گیا۔ اس نے خود بھی اپنے بزرگوں سے سانپ کے منکے کی کہانیاں سن رکھی تھیں کہ اس منکے کو پانے والا قسمت کا دھنی بن جاتا ہے، لیکن اسے حاصل کرنا جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے۔ روپا کی نشیلی آنکھوں نے جگدیش کو مکمل طور پر اپنے سحر میں جکڑ رکھا تھا، چنانچہ اس کی دلچسپی بڑھتی دیکھ کر وہ دوبارہ مخاطب ہوئی۔ یہاں سے 2 میل شمال میں ایک دریا بہتا ہے جس کے کنارے کنارے کچی سڑک روشن کوٹ گاؤں تک جاتی ہے۔ منکے کے حصول کے لیے تمہیں اسی سڑک پر چلتے ہوئے گاؤں کے اسکول تک جانا ہوگا اور پھر اسکول کی دیوار کے ساتھ مڑنے والی دوسری سڑک پر پہنچ کر قریباً 3 فرلانگ تک آگے بڑھنا ہوگا۔ وہاں تمہیں برگد کا ایک بہت بڑا پیڑ دکھائی دے گا جس کے ارد گرد چٹیل میدان ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اندھیری راتوں میں اجگر سب سے چھپ کر منکے سے کھیلنے کے لیے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، میں ہر صورت میں منکے کو حاصل کر کے رہوں گا، لیکن دھیان رہے اگر منکے سے کھیلتے سمے اجگر کی نظر تم پر پڑ گئی تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تمہیں پانے کے لیے میں ہر خطرہ مول لینے کا عزم کر چکا ہوں۔ وہ مسکرا کر روپا کے حسین چہرے پر جھکا۔ تمہارے کامیاب لوٹتے ہی ہم یہاں سے نکل جائیں گے، کیونکہ من کا حاصل کرنے کے بعد راجہ بہادر سنگھ بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، پھر ہم شادی کر لیں گے۔ روپا نے مدہوش لہجے میں ایک بار پھر اقرار وفا کیا تو جگدیش نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں جکڑ لیا۔ روشن پور کا علاقہ جگدیش کے لیے اجنبی تھا، لیکن روپا کے حسن کا ایسا جادو چلا تھا کہ اس نے بنا سوچے سمجھے وہاں جانے کی حامی بھر لی تھی۔ دریا پر پہنچ کر جگدیش نے ایک راہگیر سے اسکول کا راستہ دریافت کیا اور پھر اسی کچی سڑک پر ہو لیا جو برگد کے اس بوڑھے پیڑ تک جاتی تھی۔ منزل کے قریب پہنچ کر اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف انگڑائی لینے لگا تھا، لیکن روپا کی نشیلی آنکھوں کے خمار اور اسے پا لینے کی خواہش نے جگدیش کا حوصلہ بڑھا دیا تھا۔ وہ سنسان سڑک پر آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ عام حالات میں اگر اسے اس پراسرار مقام پر آنا پڑتا تو اس کا دل دھڑکنا بھول جاتا، مگر آج تو وہ نئی ترنگ میں تھا۔ وہ روپا کے خیالوں میں مگن آگے بڑھتا ہوا برگد کے پیڑ تک جا پہنچا تھا۔ ایک تیز سرسراہٹ سنتے ہی چونک اٹھا۔ یہ آواز قریبی کھیت سے آ رہی تھی۔
आवाज सुनते ही वो करीबी दरख्त की ओट में हो गया। कुछ देर बाद उसने तारीकी के बावजूद कई फुट लंबे एक मोटे ताजे सांप को खेत से निकलकर मैदान में आते देखा। उन दोनों के दरमियान बमुश्किल चंद गज का फासला था। एक मकाम पर पहुंचकर सांप कुछ देर के लिए यूं साकित हो गया जैसे माहौल में खतरे की बू सूंघ रहा हो। फिर उसने धीरे धीरे अपना फन बुलंद करना शुरू किया और गर्दन तान कर झूमने लगा। जगदीश दरख्त की ओट से यह सारा तमाशा वाज़े तौर पर देख रहा था। सांप कुछ देर तक मस्ती के आलम में झूमता रहा और फिर अचानक ही मुंह खोलकर एक रोशनी का एक गोला बाहर उगल दिया जो छोटी सी गेंद से मुशाबे था। उस गोले से खारिज होने वाली रोशनी इतनी तेज थी कि मैदान का वो हिस्सा जहां सांप मौजूद था अच्छा खासा रोशन हो चुका था। जगदीश हैरत से सांप को उस गेंद से खेलते देख रहा था। अब उसे यकीन हो गया था कि यह वही सांप है जिसकी उसे तलाश थी। अब जगदीश के दिल की धड़कन तेज होने लगी थी और वो मनके के हुसूल के लिए पहलू बदलने लगा था। सांप बदस्तूर मस्ती के आलम में झूमते हुए मनके से दिल बहला रहा था। फिर मौका पाते ही जगदीश अपनी जगह से हरकत में आया और निहायत तेजी से दबे पांव चलता हुआ सांप के अक़ब में पहुंच गया। अब उसके हाथों में वो कुदाल था जो वो साथ लाया था। चुनाचे अगले ही लम्हे उसने वो कुदाल पूरी कुव्वत से सांप के सर पर दे मारा। हमला इतना अचानक और शदीद था कि सांप अपनी अटखेलियां भूलकर दर्द से दोहरा हो गया था। उसे तकलीफ में पाते ही जगदीश ने यके बाद दीगरे मजीद और वार करके सांप को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। अब उसके भारी वजूद में हरकत ना होने के बराबर रह गई थी। सांप के साकित होते ही जगदीश ने करीब पड़ा मनका उठाकर रुमाल में लपेटा और वापसी के लिए दौड़ लगा दी। सरपट दौड़ते हुए वो कई बार ठोकर खाकर मुंह के बल जमीन पर गिरा, मगर रूपा तक जल्द अज जल्द पहुंचने की ख्वाहिश ने उसे हौसला न हारने दिया। काफी देर बाद वो हाँफता हुआ अकबी दरवाजे से हवेली में दाखिल हुआ तो रूपा शिद्दत से उसकी मुंतजिर थी। मुझे यकीन था जगदीश के तुम कामयाब लौटोगे। रूपा जगदीश के हाथ में मनका देखकर खुशी से झूम उठी थी। वो तेजी से उसके करीब पहुंची और मनका उसके हाथ से झपट लिया। उसका इश्तियाक देखकर जगदीश भी खुश दिखाई दे रहा था। अब इसका क्या करना है? कुछ देर बाद जगदीश ने पुरतजस्सुस लहजे में दरियाफ्त किया तो रूपा अपने ख्यालों से यूं चौंकी जैसे किसी ने गहरी नींद से जबरदस्ती जगा दिया हो। अब तुम जाकर आराम करो और इसके इस्तेमाल के बारे में मैं तुम्हें कल बताऊंगी। इसे तुम मेरे पास छोड़ जाओ, तुम इसकी हिफाजत नहीं कर सकोगे। मैं इसे अपने पास महफूज रखूंगी और किसी को शक भी नहीं होगा। यह कहकर रूपा ने जगदीश को यूं नजरअंदाज कर दिया जैसे वो कमरे में मौजूद ही नहीं है। वो मन का हाथ में थामे खुशी से पागल हुए जा रही थी और उसे हवा में उछालकर बच्चों की तरह खेल रही थी। जगदीश उसका ये बदला हुआ रूप देखकर दंग रह गया था। वो कुछ देर तक वहीं खड़ा उसकी तवज्जो का मुंतजिर रहा, फिर खामोशी से वापस चल पड़ा। ऐसा पहली मर्तबा हुआ था कि रूपा उसे अलविदा कहने के लिए आगे नहीं बढ़ी थी। रूपा के बदले हुए रवैये ने जगदीश को काफी हद तक बदल कर रख दिया था। वापस अपने कमरे की तरफ जाते हुए वो दिल ही दिल में मुसलसल उसे कोस रहा था। फिर अचानक उसकी जहनी रविश में तब्दीली रूनुमा हुई और वो कमरे में दाखिल होने की बजाय वापस पलट पड़ा। राजा बहादुर सिंह 2 रोज से कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए जगदीश ने आज ही मामले को निपटाने का फैसला कर लिया था। अब उसका रुख दोबारा तहखाने की जानिब था। अजगर का मनका मैं अपनी जान पर खेल कर लाया हूं, मगर रूपा ने मनका हासिल करते ही कैसे आंखें बदल ली थी और कितने आराम से कह दिया था कि कल बात करूंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मनका हाथ आते ही उसके दिल में कोई खोट पैदा हो गया हो। इसी पहलू पर गौर करते हुए जगदीश वापस तहखाने के सामने पहुंचा तो रोशनदान से रूपा के कहकहे सुनाई दे रहे थे। फिर कुछ सोचकर उसने उसी वक्त सीढ़ियां उतरने का इरादा तर्क कर दिया और अंदर की सूरत हाल जानने के लिए उसी रोशनदान की सिमत बढ़ा। उसने करीब पहुंचकर रोशनदान के रास्ते अंदर झांका तो रूपा अपने हाथ में मनका थामे जमीन पर आलती पालती मारे बैठी पागलों की तरह हंस हंस कर उस मनके से बातें कर रही थी। कितना भोला है मेरा महबूब, मेरे एक इशारे पर मेरे सबसे बड़े दुश्मन को कत्ल करके मनका ले आया। राजा बहादुर ने चालाकी दिखाई थी कि जगदीश को यहाँ धोखे से बुलाने के बाद नाग देवता की भेंट चढ़ा देगा, जिससे उसे मजीद शक्तियां हासिल होंगी, क्योंकि वो ये राज जान गया था कि जगदीश उसी वक्त में पैदा हुआ था जिस वक्त में नाग देवता ने जन्म लिया था। इसलिए जगदीश की भेंट पेश करके वो नाग देवता की नज़रों के सामने सुरखरू होना चाहता था। लेकिन मैंने सूरत हाल बदल कर रख दी है। अब वो मुझे भी कैद नहीं रख सकेगा।
कभी शिकस्त नहीं दे सकेगा। अब यहाँ मेरा राज चलेगा। ये कहते ही रूपा की आंखों में अजीब सी रोशनी पैदा होने लगी और उसके सांसों की तेज आवाज जगदीश के कानों तक भी पहुंचने लगी। और फिर अगले ही लम्हे रूपा ने उस मनके को अपने मुंह में डाल लिया। अब उसका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन आंखें बदस्तूर बंद थीं। अगले ही लम्हे जगदीश ने तहखाने में जो मंजर देखा वो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। लेकिन तहखाने का मंजर अब बिल्कुल बदल गया था और उसके सामने रूपा की जगह फर्श पर एक बड़ी सी सियाह नागन कुंडली मारे बैठी दिखाई दे रही थी। ये मंजर देखते ही जगदीश को अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ। उसी लम्हे जगदीश को अपने अकब में किसी सांप की तेज फुंकार सुनाई दी तो उसने फुर्ती से मुड़कर पीछे देखा तो रहे सहे औसान भी खता हो गए, क्योंकि सामने वही अजगर सांप फन फैलाए जख्मी हालत में हमले के लिए तैयार खड़ा था, जिससे वो मन का हासिल करने के बाद अपनी दानिश में खत्म कर आया था। लेकिन इससे कबल के जगदीश संभल कर अपने बचाव की कोशिश करता, अजगर हमला करने के लिए बिजली की सी तेजी से अपनी जगह से उछला और अगले ही लम्हे उसके जहरीले दांत जगदीश की गर्दन में अपना जहर मुंतकिल करने में कामयाब हो गए थे। अजगर के जहर का असर इतना तेज था कि जगदीश लम्हे भर में जमीन पर गिर पड़ा। उसने नीम बेहोशी के आलम में अपने कातिल की जानिब नजरें घुमाई तो मौत की दहलीज पर कदम रखते ही तमाम राज उसकी जात पर खुलते चले गए, क्योंकि उन आखिरी लम्हात में जगदीश के सामने जख्मी अजगर यानी सांप नहीं बल्कि राजा बहादुर सिंह मौजूद था, जो अपना मन का खो देने के बाद इंसानी रूप में कहर आलूद नजरों से उसे घूरे चला जा रहा था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।